हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने बात की थी अबाउट कि लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कैसे हम स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर्स को फॉर्मल चार्ज की हेल्प से पता करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम लोग बात करेंगे आज अबाउट कि जो आपका लुईस ऑक्टेट रूल था, क्या उसको हर कंपाउंड फॉलो करता है, या ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद एक्सेप्शंस of Lewis octet rule। देखिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इनके अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी आती है दैट इज हाइपोवेलेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक, तो ये हाइपोवेलेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज क्या होती है, नाम से पता लग रहा है। हाइपो मतलब कम, वेलेंट जितनी इनकी वैलेंसी हो सकती है उससे कम अगर उनकी वैलेंसी हो, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी अंदर रखते हैं। और इनके अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो जैसे BeCl2 में आप देखोगे तो बेरिलियम है, ये क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा तो इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये आप जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि BeCl2 नेचर में एग्जिस्ट करता है। सेम ऐसे ही देखें बोरोन के हैलाइड्स जैसे BCl3, यहां आप देखेंगे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इस मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। इस तरह आप बोरोन का हाइड्राइड देख लो, BH3 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप एल्यूमिनियम हाइड्राइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात कर लो, इसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये सब के सब आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आपकी कौन सी स्पीसीज होती हैं, हाइपोवेलेंट स्पीसीज होती हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी ये स्टेबल होते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझे आप इसी चीज को। चलिए इसी कैटेगरी के अंदर जो सेकंड आपके पास कंपाउंड्स आते हैं दोज आर हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स, हाइपरवेलेंट कंपाउंड्स, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स with expanded octet। अब आप देखें इनके अंदर क्या होगा, इनके वैलेंस शेल में 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगेन ऑक्टेट रूल तो ये कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो अगर 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब वो कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं लाइक PCl5 में आप देखो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 होने चाहिए थे, 10 आ गए। सल्फर SF6 इसके वैलेंस शेल में आपको 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ऐसे ही IF7 इसके वैलेंस शेल में आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो ऑक्टेट रूल तो ये फॉलो कर ही नहीं रहे, मतलब इन कंपाउंड्स को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और इन कंपाउंड्स को हम हाइपोवेलेंट कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये कंपाउंड्स भी आपके ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह अगर हम आगे बढ़े थर्ड कैटेगरी के ऊपर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, इन्हें हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। क्या होते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ये वो स्पीसीज या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर the molecules having odd number of electrons। अब आप चाहो तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो या फिर आप चाहो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट कर सकते हो। तो एग्जांपल जैसे आपके सामने हो गया NO, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स। आप कैसे भी करके 15 इलेक्ट्रॉन्स लेकर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 + 5 11। यहाँ कभी भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं हो सकती। ऐसे देखें NO2, ऐसे आप देखें ClO2, ये सब आपके जो हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं और इन ऑड इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स के अंदर
कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो ये भी लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह एक और छोटी सी कैटेगरी आती है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। कंपाउंड्स ऑफ इनर्ट गैसेस। अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, भाई कोई भी मॉलिक्यूल रिएक्ट, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहा है, बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। तो अगर इसका मतलब ये हो कि किसी एलिमेंट का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है तो वो फर्दर रिएक्ट नहीं करना चाहेगा। तो हम बात करें ज़ीनॉन। ज़ीनॉन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कोई भी नोबल गैस उठा लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, सभी के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ज़ीनॉन को ऑक्टेट रूल के हिसाब से कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट है। लेकिन अगेन अगर आप जानते हो तो बढ़िया है, नहीं जानते हो तो हम केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ज़ीनॉन के, जैसे XeF2, जैसे XeO3, जैसे XeOF4। तो ये कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर आपका ऑक्टेट रूल क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ऑक्टेट रूल फेल तो पहले ही हो गया था, मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्टेट रूल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, है ना। वो हम आगे भी देखेंगे इस चीज़ को कि वो बॉन्ड जो बनते हैं उन बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, उनकी एनर्जी क्या होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इनके ऊपर बेस्ड मिल सकते हैं। सही है, चलिए कॉपी करें इस पार्ट को, फिर हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर। लुईस ऑक्टेट रूल सीखने के बाद अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर। हम लोग सीखेंगे लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस को, कि लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस क्या होते हैं, कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं, और फिर हम उनकी स्ट्रेंथ वगैरह कंपेयर करेंगे और एक लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में इंटरेक्शन को भी देखेंगे। तो आप कॉपी करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लुईस एसिड बेस थ्योरी। हेडिंग डालें आप। देखिए लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है। ये दूसरी एसिड बेस थ्योरी से डिफरेंट है। जैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग आर्रेनियस थ्योरी और ब्रॉन्स्टल कंसेप्ट को पढ़ते हैं, चैप्टर आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम उसके अंदर। तो ये थ्योरी उनसे अलग होती है। तो पहले हम देखते हैं कि लुईस एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है और क्या कैसी चीज़ें जो हम लुईस एसिड बेस थ्योरी के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे कि एक लुईस एसिड क्या होता है। अगर आप एक लुईस एसिड को सिंगल वर्ड में डिफाइन करने चलो तो लुईस एसिड को सिंगल वर्ड के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। तो आप पूरा अगर टेक्निकली डिफाइन कर चलें तो दीज आर द स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर एटम्स या स्पीसीज, जो भी आप बोलना चाहो। देख तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं नेचर में और इनको कोई और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ठीक है, सेम। अब देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक जनरल टर्म है, ऐसा नहीं कि हर लुईस एसिड का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी है, लेकिन हम चलते चलते बोल रहे हैं ना, जनरल टर्म बोल रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, कमी होगी। और डिटेल में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो गई कि लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। दूसरी चीज, क्या कंडीशन है कि एक स्पीसी लुईस एसिड की तरह काम करे। तो देखो किसी भी स्पीसी को अगर लुईस एसिड की तरह काम करना है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए उसके पास क्या होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो किसी भी स्पीसी के लुईस एसिड की तरह काम करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हाँ, क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। कई जगह आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, लेकिन ये सोल कंडीशन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तभी कोई स्पीसी लुईस एसिड की तरह काम करे। हाँ, वो भी एक टाइप है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है।
लेकिन जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है वो भी लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं, वो आप अभी थोड़ी देर के अंदर देख लोगे। तो आप ये ध्यान रखें, फॉर अ स्पीसी टू एक्ट एज अ लुईस एसिड, it should have vacant orbitals। तो अगर किसी स्पीसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकती है, अदरवाइज वो लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगी। तो बात हुई लुईस एसिड क्या होते हैं। ठीक, चलिए ये देखने के बाद हम क्लासिफाई करने चलते हैं लुईस एसिड्स को, कि लुईस एसिड्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप छोटा सा सब हेडिंग डाल सकते हैं इसी के अंदर, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स। चलिए इनको देखते देखें, मतलब हमें देखना है कौन कौन से सब्सटेंस लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहली कैटेगरी आएगी, वो आएगी कैटायंस। ठीक, तो कैटायंस ऑफ मेटल्स, और आपके पास जो H+ आयंस होते हैं। ठीक, तो कैटायंस ऑफ एल्कली मेटल्स एंड H+। दूसरी मेटल के कैटायंस भी कर सकते हैं काम, लेकिन उनको हम एक अलग कैटेगरी के अंदर रखेंगे, क्यों भी आप देख लोगे। तो अगर आपके पास एल्कली मेटल्स हैं या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनके कैटायंस जो हैं, जैसे मान लो मैं दूं आपको एग्जांपल Na+, K+, Mg2+, है ना, इधर आपका Al3+ ले लो, H+ ले लो, तो इन सबके पास क्या है, इन सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, बताओ क्या बनता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जैसे ही NS इलेक्ट्रॉन गया देखो उसका 3s खाली है, क्योंकि आप थर्ड शेल में हो तो 3s के साथ 3p भी खाली है और 3d भी खाली है। तो इस तरह से इसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं तो ये किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। जितने भी आपके कैटायंस होते हैं वो सभी के सब क्या करते हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। एंड दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो क्योंकि इनके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, ये सारी स्पीसीज की तरह किसकी तरह काम करती हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकती हैं। आसान है ना। इस तरह सेकंड जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हाइपोवेलेंट स्पीसीज है। हाइपोवेलेंट स्पीसीज, ठीक, या फिर आप इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो। जैसे कोई भी स्पीसी विच इज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो वो सभी के सभी आपके किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ एग्जाम्पल BCl2 का, तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ BX2। इस BX2 मॉलिक्यूल में क्या होंगे, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी जो आपका X है, ये X कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब हो सकता है। मिथाइल भी आता है, इसके अंदर OH भी आता है। तो ये हमेशा किसकी तरह काम करेंगे, हाइपोवेलेंट स्पीसीज होंगी। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये अपनी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ, जैसे 2Cl- के साथ ये क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, और इंटरैक्ट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। तो इंटरैक्ट कैसे करेगा वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, जब हम बात कर लेंगे लुईस बेसिस के बारे में। अभी तो हम सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई ये सारे कंपाउंड्स, इसके ये सारे कंपाउंड्स किसकी तरह काम कर सकते हैं, एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। इस तरह देखें, सेकेंड एग्जाम्पल, बोरोन के कंपाउंड्स BX3, यहां पर भी X आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, ये सब हो सकता है। यहां इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये भी किसकी तरह काम कर सकता है, एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ठीक, ऐसे ही देखें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम, AlX3। अब यहां पर आप अगर ध्यान दें तो X यहां पर कौन कौन हो सकता है, X यहां पर क्लोरीन हो सकता है, हाँ जी, यहाँ फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा, हाइड्रोजन होगा, मिथाइल भी आता है। आप चाहें तो इन सब में मिथाइल भी ऐड कर सकते हैं, CH3।
ये सब के सब इनके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये सारी स्पीसीज भी क्या कर सकती हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकती हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट चीज, फ्लोरीन कहां गया? हमने यहां फ्लोरीन को काउंट क्यों नहीं किया? ध्यान से देखें, AlF3, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या AlF3 एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है, तो देखो AlF3 नेचर में कैसा होता है, आयोनिक होता है। कैसा होता है, आयनिक। तो इट इज आयनिक इन नेचर। आयनिक का मतलब क्या है, इसके अंदर Al3+ और F- दोनों तरह के आयंस होंगे। ये चीज आप आगे सीखते हो, ठीक है। AlCl3, AlBr3 सब कोवेलेंट होते हैं नेचर में। हम आगे चलकर एक रूल पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं फजान्स रूल, वहां से आप इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओगे। लेकिन अभी इस स्टेज के लिए आपको ध्यान रखना है जो बता रहा हूं कि भाई AlF3 नेचर में कैसा है, आयनिक है। अगर ये आयनिक है तो इसके अंदर Al3+ और F- आयंस होंगे, एक चीज। ठीक, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या AlF3 लुईस एसिड है, सो इज AlF3 इज अ लुईस एसिड, तो मैं बोलूंगा यस। क्यों? क्योंकि मेरे पास Al3+ कैटायन है। कौन सा कैटायन है, Al3+। इस Al3+ के पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। सो ड्यू टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल्स it can act as लुईस एसिड। कोई मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, इज AlF3 हाइपोवेलेंट, तो मैं बोलूंगा नो, AlF3 हाइपोवेलेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखें Al3+, इसका कॉन्फिगरेशन 2,8, वो बचपन वाला लिख लो, चाहो तो पूरा लिख लो, 1s2 2s2 2p6, F- 2,8। बताओ दोनों के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्पीसीज हाइपोवेलेंट नहीं हो सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम के बाकी सारे जो हैलाइड्स हैं वो हाइपोवेलेंट भी होते हैं और लुईस एसिड्स भी होते हैं, लेकिन AlF3 लुईस एसिड तो है क्योंकि उसके अंदर Al3+ आयन है, लेकिन ये नेचर में हाइपोवेलेंट नहीं हो सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास दो मेजर कैटेगरीज ऑफ लुईस एसिड्स खत्म नहीं हुए। अभी हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कि लुईस एसिड की तरह काम कर सकती है। तो एक बार आप इसे कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं अपनी अगली कैटेगरी के ऊपर। फिर देखो, जो अपनी थर्ड कैटेगरी है वो भी बहुत ही काम की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, आप अभी थोड़ी देर में और ठीक से समझ जाओगे इस चीज को। बट हाल फिलहाल हम बात करते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी की, दैट इज स्पीसीज विद vacant d orbitals on central atom। ऐसी स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड्स की तरह। अब आपको यहां देखकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि इनके ऑक्टेट भी कंप्लीट हैं, इवन इनके पास लोन पेयर भी हो सकते हैं। हाँ, और जिसके पास लोन पेयर है वो और इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नए लोन पेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए खाली जगह है। क्या है? खाली जगह है। तो देखें ऐसे एग्जांपल्स, जितने भी एलिमेंट्स थर्ड पीरियड या उसके बिलो के हैं, ऑल सब्सटेंसेस, या इन जनरल बोल दो कि स्पीसीज विद सेंट्रल एटम ऑफ थर्ड पीरियड and below fall into this category। ठीक, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, PCl3, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, साथ ही साथ यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3s2 3p3,
क्योंकि आप थर्ड शेल में आ चुके हो, थर्ड शेल में आ गए हो। थर्ड शेल में 3s होता है, 3p होता है और 3d भी होता है, लेकिन ये 3d अभी यहाँ पर कैसा पड़ा हुआ है, खाली। तो क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये स्पीसी किसकी तरह काम कर सकती है, हाँ ये स्पीसी काम कर सकती है एक लुईस एसिड की तरह। ऐसे ही देखें आप PCl5, ठीक है, अब पांचों बॉन्ड बन गए, लेकिन फिर भी इसके पास d ऑर्बिटल खाली है, तो ये किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड। SO2, SO3, ये सब स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें सेंट्रल एटम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। और अगर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं तो ये सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड्स की तरह काम करते हैं। XCF4 हो गया है ना, XCF6 भी हो गया, आपके पास BrF5 हो गया। तो कोई भी कंपाउंड में अगर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे है, क्योंकि सेकेंड पीरियड में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स d ऑर्बिटल इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, और इसलिए सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है तो ये हमेशा वैकेंट d ऑर्बिटल रखेगा, और ये स्पीसीज किसकी तरह काम कर सकती हैं, लुईस एसिड्स की तरह काम कर सकती हैं। बोलो समझ रहे इस बात को। तो ये आपके पास कुछ स्पीसीज थी जिनमें हमने देखा कि कैसे ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है। पहली स्पीसीज थी कैटायंस, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स थे। दूसरी स्पीसीज थी आपकी हाइपोवेलेंट स्पीसीज, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब उनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। और तीसरी कैटेगरी ये जहां पर सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड या उससे नीचे को बिलोंग करता है और उसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। सेम ऐसी एक और स्पीसी होती है, स्पीसीज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। कई बार क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स में रेजोनेंस की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं CO2 का, ठीक है, अभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। शायद आप ये जानते हो, नहीं जानते तो हम आगे पढ़ेंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत चीजें ऐसे धीरे धीरे आती जाएंगी एडवांस, मतलब आगे के सिलेबस से, लेकिन आप इनको यूज कर सकते हो कि आपने इतना तो पढ़ा हुआ होता ही, नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ध्यान रखें। अब क्या होगा, अगर कार्बन को कोई इलेक्ट्रॉन पेयर मिले कहीं से, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों मिलेगा, कार्बन ऑक्सीजन में बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे चार्ज आएगा प्लस, ठीक। तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर मान लो अटैक करता है, ये इसको अपनी तरफ पुल करता है, तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आप आगे सीखोगे कि पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक होता है, तो बड़ी आसानी से वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर एक्चुअली क्या बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि ये कार्बन होगा, इस पे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड। अब क्योंकि इसका एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर चला गया है, तो इस कार्बन के पास क्या जनरेट हो चुके हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स जनरेट हो चुके हैं। और इस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये CO2 मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। हाँ जी, किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसे केसेस आप ऑर्गेनिक में जरा डील करते हो, तो जब मल्टीपल बॉन्ड है और बॉन्ड शिफ्टिंग की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाएंगे, तब भी आपका मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी जो लुईस एसिड के टाइप्स को आपको एक्सप्लेन करती हैं कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं और क्यों कोई स्पीसी लुईस एसिड की तरह काम कर सकती है। चलिए, लुईस एसिड से मिलने के बाद हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पर, दैट इज लुईस बेसिस। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लुईस बेसिस क्या होते हैं और किन किन सब्सटेंसेस को हम लुईस बेसिस के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, दैट इज लुईस बेसिस। तो जैसे हमने डिफाइन किया लुईस एसिड्स को, आप जानते हो बेसिस का उल्टा होगा। तो अगर लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, हाँ, तो एक लुईस बेस क्या होगा, लुईस बेस विल बी एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ऐसी कोई भी स्पीसी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है, उसे हम किसके अंदर काउंट करते हैं, लुईस बेसिस के अंदर काउंट कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई स्पीसी है उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लुईस बेस की तरह काम करे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी स्पीसी को अगर लुईस बेस की तरह काम करना है तो
सबसे पहली कंडीशन है उसका खुद का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे से एज अ नोट फॉर्म में लिखें चाहे पॉइंट की फॉर्म में लिखें, ध्यान रखना कि फॉर अ स्पीसी टू एक्ट एज अ लुईस स्पेस, its octet must be complete। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, CH2 माइनस, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये CH3 माइनस ले लो आप, और ये कार्बन के पास क्या है, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब आप देखो CH2 माइनस ले लो आप, एक काम करो, तो ये कार्बन के पास क्या है, आपके 2 लोन पेयर बचे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका फ्रेंड ये ले लो CH2 ले लो, सिर्फ CH2 माइनस ही मत लो। ये CH2 में कहते हो कार्बन के पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर है तो इस लोन पेयर को डोनेट करके किसकी तरह काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह, लेकिन नहीं कर पाएगा। 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट। तो अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये एक लुईस बेस की तरह काम नहीं कर सकता, अभी भी किसी तरह काम करेगा, एक लुईस एसिड की तरह, और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो आप ध्यान रखें, लुईस बेस की तरह काम करने की पहली कंडीशन यही है कि जो स्पीसी लुईस बेस की तरह काम कर रही है उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बोलो कर सकते हैं। चलिए अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ लुईस एसिड देखे थे, वैसे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लुईस बेसिस। तो लुईस बेसिस में ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपके पास आ गए एनाइंस, जनरली एनाइंस, ठीक, एनाइंस विद ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम कंप्लीट, या विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो एटम डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपके पास हो गया F माइनस, जैसे कौन हो गया Br माइनस, जैसे हो गया OH माइनस, H2 माइनस, है ना। इस तरह ले लो आप, जैसे मान लो आपके पास हो गया है CH3 माइनस, ठीक। और आप चलो आगे, मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो आपके लिए NH2 माइनस, है ना। ये सब के सब किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि यही करें, न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है, जैसे H2O, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक। इसी तरह आपके लिए काम कर सकता है NH3, ठीक, HF। तो ये सब आपके पास किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस बेसिस की तरह काम कर सकते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा और एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, वो सारी की सारी स्पीसीज की तरह काम कर सकती हैं, लुईस बेसिस की तरह काम कर सकती है। बोलो समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो किसकी तरह काम करता है, लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। अब इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, उसका आप जरूर ध्यान रखें। ध्यान देना कि स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, स्पीसीज with lone pair on central atom and having vacant d orbitals can act as Lewis acid as well as Lewis base। ऐसी स्पीसीज जिनमें सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर भी हो और उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हो, वो लुईस एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकती है। फॉर एग्जांपल SO2, तो देखो SO2 में सल्फर के पास लोन पेयर होता है। अब यहां पर सल्फर के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए लुईस बेस की तरह भी काम कर सकती है। और
इसके पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। कौन से, डी ऑर्बिटल, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, तो लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया था PCl3, ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो आप जरूर ध्यान रखें, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि बताओ इनमें से कौन लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। तो अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी है और साथ ही साथ सेंट्रल एटम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है, तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। इस तरह देखो H2S हो गया, H2S में सल्फर के पास लोन पेयर है, ये एसिड, लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये था आपके पास सिंपल सा क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस कि लुईस एसिड्स क्या होते हैं, लुईस बेसिस क्या होते हैं। ये आप कॉपी करें। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जब एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस रिएक्ट करेगा तो उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड फॉर्म होता है, और उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि लुईस एसिड बेस थ्योरी से आप किन किन कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक लुईस एसिड और लुईस बेस इंटरैक्ट करता है तो उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन होता है और उनसे क्या कंपाउंड फॉर्म होता है। चलिए हेडिंग डालें नेक्स्ट, इंटरेक्शन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ठीक, चलिए, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपके पास कोई स्पीसी है ए और ये काम कर रही है एक लुईस एसिड की तरह, और एक दूसरी स्पीसी है बी जो कि काम कर रही है एक लुईस बेस की तरह। जैसे आपने सीखा, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और लुईस बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब एक लुईस एसिड और लुईस बेस इंटरैक्ट करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लुईस एसिड के साथ शेयरिंग में डालता है। हाँ, किस में डालता है, शेयरिंग में। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होता है, यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग होती है। और बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है, हाँ वेरी गुड, लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उससे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड फॉर्म होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ड्यू टू इंटरएक्शन बिटवीन और लुईस एसिड एंड लुईस बेस और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या फिर आप इसे डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो। सही है? तो देखो, इंटरेक्शन होगा ए बी, क्योंकि डोनर कौन है, बी, एक्सेप्टर कौन है, ए, तो बी से ए की तरफ क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां से जो कंपाउंड बनता है लुईस एसिड और बेस के इंटरेक्शन से, इसको हम बोलते हैं एडक्ट। इन जनरल जब दो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं, एलिमेंट आयंस हैं तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं तो उसको हम एडक्ट या फिर एडिशन प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हाल फिलहाल इसको नहीं लिखते हैं, अभी हम सिर्फ एक सिंपल चीज सीख रहे हैं कि जब भी एक लुईस एसिड या लुईस बेस इंटरैक्ट करेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। और अब इस लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन से हम कई तरह के कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। पहला एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, दैट इज योर NH4+। तो देखिए, ये NH4+ आयन बनता कैसे है, बहुत ही सिंपल सा है। आपके पास एक मॉलिक्यूल है NH3 का, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 शेयर कर लिए हाइड्रोजन के साथ, एक लोन पेयर बचा है। अगर ये इंटरैक्ट करे कैटायन H+ के साथ, तो आप देखो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये किसकी तरह काम करेगा, एक लुईस बेस। H+ के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये काम करेगा लुईस एसिड की तरह। तो लुईस बेस लुईस एसिड के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग में डालेगा, और इस तरह से आपका जो आयन फॉर्म होगा उसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इस तरह से आपका अमोनियम आयन फॉर्म होता है। कौन सा आयन फॉर्म होता है, अमोनियम आयन फॉर्म होता है। सेम ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन,
हाइड्रोनियम आयन। हाँ, ये हाइड्रोनियम आयन बहुत काम की चीज़ है। अब इसको हम आगे, और हमने इसको शायद क्या कंफर्म ही, हमने इसको पीरियड टेबल में भी पढ़ा था, मैंने आपको इसका जनरल फॉर्म भी बताया था, और फर्दर आप इसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी पढ़ते हो। तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ एक्चुअली पानी के अंदर जो आपका H+ आयन होता है वो H3O+ की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। क्यों? बहुत आसान सी बात है, ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर H+ आयन इसके साथ इंटरेक्ट करे तो क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, बताओ ये किसकी तरह काम करेगा? एक लुईस बेस। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये किसकी तरह काम करेगा? लुईस एसिड। तो लुईस बेस लुईस एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। इस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अब आप देखो क्या होगा, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड हो जाएगा, O H H और H। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया है तो हम इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लेकर चलते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से आपका हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। कौन सा आयन फॉर्म होता है? हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। तो ये भी लुईस एसिड और लुईस बेस के इंटरेक्शन का एक एग्जांपल है। ऐसे आप देखें और भी बहुत सारे अथाह एग्जांपल है लुईस एसिड बेस फॉर्मेशन के। देखें आप, थर्ड एग्जांपल, एसिडिक नेचर ऑफ बोरिक एसिड। ये भी बहुत काम की चीज है, ये आपके अगेन आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम में आएगी और यहां पर भी काम में आएगी। बोरिक एसिड क्या होता है? बोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H3BO3, या फिर कई बार इसे BOH होल थ्राइस भी लिख देते हैं। अब देखो, BOH होल थ्राइस लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बेस है, ये एसिड ही है। इसको लिखने का तरीका ऐसे कर दिया, ठीक है। बोरिक एसिड को अगर आप देखो तो बोरिक एसिड के अंदर 3 OH होते हैं, ठीक है। अब ये एसिड जब काम करता है तो देखो, दुनिया के बाकी एसिड्स क्या करते हैं? पानी में जाकर अपना H+ देते हैं। ये महाशय अपना H+ देते ही नहीं है। हाँ, ये इसके और स्पेसिफिक चीज है, ये अपना H+ नहीं देता है, ये पानी से H+ निकाल के बाहर रखता है। किससे निकालता है? पानी से H+ निकलवाता है। क्यों? ध्यान से सुनना, इस बोरोन को अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6, बताओ इस बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 है। तो इसके वैलेंस शेल में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बताओ अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह। तो क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या करता है? डोमिनेट करता है। और जब ये वाटर से इंटरैक्ट करेगा तो वाटर के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। तो वाटर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बताओ वाटर का ये मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस बेस की तरह। अब लुईस बेस लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, देखो क्या होगा? BOH OH OH, यहां से वाटर ने ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। अब ये चीज हम फॉर्मल चार्ज के अंदर भी देख चुके हैं, और ये चीज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो। क्या? कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन को, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना लेगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास खींच लेगा और इस गरीब हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? BOH होल 4- और साथ में क्या फ्री कर देगा? H+। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड ने अपना H+ नहीं दिया है। ये जो H+ आ रहा है ये कहां से आ रहा है? वाटर से। सो H3BO3 does not furnish its own H+. Rather,
इट रिमूव्स H प्लस फ्रॉम वाटर। एक चीज, दूसरा, क्योंकि वाटर से एक H प्लस फ्री करवा सकता है, इसलिए जो आपका H3BO3 होता है इसकी बेसिसिटी टर्म आपने बचपन में भी सुना होगा, एक एसिड कितने H प्लस डोनेट कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। बोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है 1, यानी ये एक ही H प्लस दे सकता है, और ये एक H प्लस भी खुद नहीं देता है, किससे फ्री करवाता है, वाटर से फ्री करवाता है। बोलो कर सकते हैं। तो ये था आपके लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन की कुछ एग्जांपल्स। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो, फिर आप सभी को एक साथ कॉपी कर लेना। जैसे मैंने आपको बताया था BCl3 के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइपोवैलेंट स्पीसी है, लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। अगर इसके पास Cl- आयंस आ जाएं, तो Cl- आयंस के पास लोन पेयर है बहुत सारे, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, बोरोन से कनेक्ट होगा, और यहां से आपके पास मॉलिक्यूल बन जाएगा BCl4-। इस BCl4- में क्या होगा, 3 क्लोरीन तो नॉर्मल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, लेकिन एक क्लोरीन और बोरोन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा होगा, जहां पे क्लोरीन आपका डोनर है और बोरोन कौन सा एटम है, एक्सेप्टर एटम है। बोलो बात समझ में आती है? चलिए, बात समझ में आती है तो आप इसे कॉपी करें, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए, तो ये देख लिया हमने कि लुईस एसिड बेसिस क्या होते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं अलग अलग लुईस एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना। हाँ जी, अगर मैं आपको 2-3 स्पीसी लिखकर दे दूं और पूछूंगा तो इनमें से कौन सबसे अच्छा लुईस एसिड है या फिर कौन सबसे अच्छा लुईस बेस है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? वही अपना अगला टॉपिक है, और आप डिसाइड करना सीखते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हिंट डालें नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। ठीक, तो किन किन चीजों के ऊपर लुईस एसिड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है? तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है फर्स्ट, कि किसी भी सब्सटेंस का जो लुईस एसिड कैरेक्टर है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम। अगर मॉलिक्यूल है और कैटायन है तो सिंपल सा उसके ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग ये दिमाग में लगाते हैं कि जिसके पास जितने ज़्यादा खाली ऑर्बिटल्स होंगे उसका लुईस एसिड कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। खाली ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ खाली ऑर्बिटल्स पे लुईस एसिड कैरेक्टर डिपेंड नहीं करता है। लुईस एसिड कैरेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पर। तो सिंपल सी बात है, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा होगी, उसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। तो आपको सिंपली देखना है कि पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पर जितना ज्यादा होगा, लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा। तो मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपसे कोई पूछे Na+, Mg2+ और Al3+, तो लो प्रभु का नाम और सिंपल सी बात बोल दो कि भाई जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी और लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर कंपाउंड की फॉर्म में बोलूं, मैं आपसे पूछूं PCl3 और PCl5, तो कुछ लोग ये दिमाग लगा देंगे कि इसके पास लोन पेयर है तो इसकी लुईस एसिड की तरह काम करने की पावर कम होगी। नहीं, अगर आप फॉस्फोरस और क्लोरीन में देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए। तो उस केस में अगर आप देखें, क्लोरीन फॉस्फोरस से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस पे चार्ज होता है +3 और इस पे यहाँ पर आएगा चार्ज +5। क्योंकि सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो बताओ लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो चीज +5 चार्ज मैंने लिखा, ये एक्चुअली फॉस्फोरस पे चार्ज नहीं है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो जैसे ये है, बताओ फॉस्फोरस और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर एक बॉन्ड बना तो इस एक बॉन्ड को बनाने के लिए फॉस्फोरस से क्लोरीन की तरफ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे यूज कर पाओ। तो फॉस्फोरस से क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब इस क्लोरीन की वजह से फॉस्फोरस के ऊपर +1 चार्ज आएगा। बताओ 5 क्लोरीन की वजह से
हाँ +5। इस तरह यहाँ पर 3 क्लोरीन की वजह से कितना चार्ज आएगा +3। तो क्योंकि +5 चार्ज ज़्यादा है तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर इससे क्या होगा ज़्यादा। ऐसे ही अगर आप कंपेयर करने चलें, मान लो मैं आपसे पूछूं SO2 और SO3, तो यहाँ +6 यहाँ +4, सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो बताओ लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होगा ज़्यादा, है ना। SO2 में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 बॉन्ड के लिए हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 ऑक्सीजन की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपसे कंपेयर करवाऊं, बताओ BCl2, BCl3, CCl4 और PCl5, या इन्हीं तीनों को कंपेयर कर लो। चलो आप मुझे बताओ इन तीनों के लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। हाँ वेरी गुड भाई, देखो क्लोरीन है, यहाँ पे चार्ज आएगा +2, यहाँ पे चार्ज आएगा +3 और यहाँ पर चार्ज आएगा +4 आएगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, CCl4 पर, तो CCl4 के लिए लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फिर नंबर किसका आएगा, BCl3 का, और फिर नंबर किसका आएगा, BCl2 का। बोलो आएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका गेम हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? इसलिए क्योंकि भाई साहब ये CCl4 है, इस CCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये लुईस एसिड की तरह काम नहीं करेगा। तो ये लुईस एसिड है ही नहीं, तो इसके कैरेक्टर को जज कहां से करेंगे, यानी इसका नंबर आ जाएगा सबसे पीछे। फिर आप बात करोगे BCl2, और सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किसका होगा, BCl3 का होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये गलती आप कर सकते हैं, भावना में ना बहें, पहले चेक कर ले कि जिनको आप कंपेयर कर रहे हो कहीं किसी का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर कुछ नहीं है, उसका लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होगा, बाकी सबको फिर आप चार्ज के हिसाब से बैलेंस करें। बोलो कर सकते हैं। चलिए इसी तरह हमारे पास सेकंड जो तरीका बनता है लुईस एसिड कैरेक्टर कंपेयर करने का। अभी क्या है, आप देख रहे हो कि सेंट्रल एटम अलग अलग है। अगर आपका सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका सेंट्रल एटम सेम है, फॉर सेम सेंट्रल एटम, आप ध्यान से देखें, जो आपका लुईस एसिड कैरेक्टर है it is inversely proportional to directly proportional to electronegativity of surrounding atom। या तो ऐसे देख लो, या फिर it would be inversely proportional to size of surrounding atom। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कंपेयर करवाऊं SiF4, SiCl4, SiBr4 एंड SiI4। आप इन्हें लुईस एसिड कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करो। देखो सबके ऊपर चार्ज सेम है, +4 +4 +4 +4। ठीक है, अब सब कुछ डिपेंड करेगा सराउंडिंग एटम के ऊपर। तो SiF4 में आप देखो तो देखो आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके एक्सप्लेन कर रहा हूं, दोनों ही आसान है। एक चीज तो आप बोल सकते हो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर ये सिलिकॉन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो सिलिकॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी सिलिकॉन के ऊपर तो उसका लुईस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की पावर भी क्या होती जा रही है, कम। इसका मतलब उसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किसका होगा, SiF4, SiCl4, फिर SiBi4 और फिर SiI4। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप एक और तरीके से देख सकते हो कि कई बार क्या होता है जब इनकी रिएक्शन करवाते, जैसे मैं लिखूं SiCl4, तो SiCl4 लुईस एसिड है, ये Cl- यहां किसकी तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह। तो जैसे ही Cl- इस SiCl4 पर अटैक करेगा, आपके पास कंपाउंड बनेगा SiCl6 और बनेगा 2-। ठीक, अब मैं आ जाऊं SiBi4 पे। तो SiBr4 भी 2 Br- से इंटरैक्ट करेगा और क्या बनाएगा, SiBr-, Br-,
माइनस हटा दो, ये 2 माइनस, तो ये बनाएगा SiCl6 2 माइनस, बनेगा SiBr6 2 माइनस। ऐसे आप SiI4 से बनाओगे SiI6 2 माइनस। लेकिन क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं, इनका साइज बहुत बड़ा है, तो इनका साइज बहुत बड़ा है, तो बड़े साइज की वजह से इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। तो देखो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से अनस्टेबल हो रहा है, मतलब इस कंपाउंड के फॉर्म होने की टेंडेंसी नहीं होगी या बहुत कम होगी, तो इस कंपाउंड के इससे इंटरेक्ट कर कर लुईस एसिड की तरह काम करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम। तो ये भी आप ध्यान रखें, जब सेंट्रल एटम सेम है तो आपको सराउंडिंग एटम देखना होगा। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा उतना ही ज्यादा, और जितनी कम होगी लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा उतना ही कम। या फिर आप इस चीज को स्टेरिक रिपल्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे जैसे सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ता जाएगा, जो लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन से कंपाउंड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से इसका लुईस एसिड कैरेक्टर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आई बात आपको? चलिए, तो ये था कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ। जैसे हमने लुईस एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया है, सेम वैसे ही हम लुईस बेस स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो आप ये कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं अबाउट लुईस बेस स्ट्रेंथ। अच्छा, एक छोटी चीज और, वैसे तो मैं इसको आगे कवर करूंगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ लुईस एसिड बेसिस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बता दूं आपको मैं, ताकि जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगे कि हाँ पहले कभी पढ़ा हुआ है। देखो, हमने लुईस एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीखा। अगर मैं आपसे कंपेयर करवाऊं BF3, BCl3, BBr3 और BI3, जो चीज मैंने आपको यहां सिखाई, तो बताओ इनका लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? हाँ दिख रहा है, फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है तो BF3, फिर कौन आना चाहिए, BCl3, फिर कौन आना चाहिए, BBr3, और फिर कौन आना चाहिए, BI3 आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा, हाँ ऐसा नहीं होता है। इनका जो एक्चुअल लुईस एसिड कैरेक्टर है वो क्या होता है, BF3 का सबसे कम, फिर BCl3, फिर BBr3, और सबसे लास्ट में कौन आता है, BI3। ऐसा क्यों है ये हम आगे कवर करेंगे, जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। अभी मैं आपको बता भी दूंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए बता ही नहीं रहा हूं। बस ये लिखें और ऐसे कर लिख दें कि विल कवर इट लेटर, और जब लेटर हम कवर करेंगे तो आपको खुद बताऊंगा कि देखो ये चीज़ मैंने आपसे तब कही थी, और अब हम इस लायक हो चुके हैं कि हम इस चीज़ को समझ सकें, इसलिए आप इस चीज़ को समझें। तब तक बस आप इसे लिखें और भूल जाएं। आपको ना इसे याद रखना है ना कुछ, बस ये आपके नोट्स में अपनी जगह पर लिखा होना चाहिए, ताकि कभी अगर आप इसे रिवाइज करोगे, ठीक है ना, तब आपको ये अपने आप याद आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे की तरफ और कंपेयर करते हैं लुईस बेस स्ट्रेंथ को। तो ये आज का अपना लास्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ लुईस बेस स्ट्रेंथ। देखें, लुईस बेस स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर कंपेयर करना है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो लुईस बेस कैरेक्टर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अब जिन जिन चीजों पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिपेंड करेगी, उन सब से आप लुईस बेस कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज कि लुईस बेस कैरेक्टर does not depend on number of lone pairs. लोन पेयर्स कितने भी हों, डिपेंड करेगा लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में। हो सकता है एटम के पास 3 लोन पेयर्स हों लेकिन वो डोनेट ही नहीं करना चाहता हो सकता है कि पास एक ही लोन पेयर हो और वो उसको भी क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो आप ध्यान रखें, लुईस बेस कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब अलग अलग केसेस में कंपेयर करना सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सेम पीरियड एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स, सेम पीरियड एलिमेंट्स।
तो अगर हम सेम पीरियड एलिमेंट्स के लिए बात करें, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर चलूं, NH3, H2O और HF। जो चीज मैंने आपसे यहां कही, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरीन ही यहाँ पर सबसे अच्छा लुईस एसिड होगा, सॉरी लुईस बेस होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इस पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर जो आपका लुईस बेस कैरेक्टर होगा दैट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। क्योंकि देखो, जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा वो उतना ज्यादा कंजूस है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा कम होगी। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो हाँ, सबसे ज्यादा लुईस कैरेक्टर होगा, बेस कैरेक्टर होगा NH3 का, फिर आएगा H2O का और फिर आएगा HF का, बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा। तो जो मैंने आपसे यहाँ कहा वो चीज यहाँ प्रूव भी हो रही है। नंबर ऑफ लोन पेयर से फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट की खुद की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कितनी है, इस चीज के ऊपर ये डिपेंड करता है। बोलो, कर सकते हैं? चलिए सेकंड, अगर आपके एलिमेंट्स डिफरेंट पीरियड के हो, फॉर डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स, अब देखो, जब आप डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स में हो तो मतलब डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो पीरियड चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिटी रोल प्ले नहीं करती है, उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोल प्ले करती है। तो उस केस में जो आपका लुईस बेस कैरेक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन साइज। जैसे मैं आपसे कंपेयर करवाऊं F माइनस या Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ किसका लुईस बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे कम। नहीं, यहां पर लुईस बेस कैरेक्टर F माइनस का सबसे ज्यादा होगा और I माइनस का सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज है छोटा, छोटा साइज है, तो देखो इसके ऊपर 8 लोन पेयर हो गए, यह फ्लोरीन। आयोडीन का साइज क्या है, बड़ा, इसके ऊपर जो 4 लोन पेयर्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, ड्यू टू बिगर सरफेस एरिया डिस्पर्जन ऑफ चार्ज अकर्स। एंड रिपल्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज लेस। जबकि यहां पर ड्यू टू स्मॉल साइज चार्ज डेंसिटी इज हाई। और ये फ्लोरीन क्या करना चाहेगा, जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके अपनी चार्ज डेंसिटी को क्या करना चाहेगा, कम। तो अगर आप डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स में हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी क्या होती जाएगी, कम। तो आप जब भी डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, जब एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड के हैं, तो कभी भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंपेयर ना करें, गेम हो जाएगा। आपको साइज को भी देखना पड़ेगा, साइज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो वो फैक्टर क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये आपको समझ में आ गया, सही है ना? इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कि NH3, PH3, ASH3 और SPH3 सभी के पास एक एक लोन पेयर है, बताओ इनका लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा? तो फिर से आपका ऑर्डर क्या बनेगा, ये चाहो तो आप चार्ज डेंसिटी से बोल लो, या फिर उससे भी बढ़िया एग्जांपल, ये सब थर्ड पीरियड और उसके बिलो एलिमेंट है, इन सब के पास क्या होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अब आप देखो, मैं आपको फास्फोरस का एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में देखो आप तो 3s2 और 3p, 1 2 एंड 3, और यहां पर क्या होता है 3d ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक।
तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन 3d ऑर्बिटल्स के अंदर या 3p ऑर्बिटल्स की वजह से मतलब शिफ्टिंग होती है इसकी, इस चीज को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। मतलब इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल्स के अंदर भी घूम सकता है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो रेजोनेंस, रेजोनेंस का नाम सुना आपने, दैट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही क्या होता है, ये लोन पेयर यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर डीलोकलाइज होता है, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। जबकि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इसका जो लोन पेयर है वो वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर नहीं घूम सकता है। इस पेयर को हम बोलते हैं लोकलाइज्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक्सप्लिसिट रीजन है इसका, आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज अपॉन साइज रेशियो से भी। एक और रीजन बता रहा हूं, ये भी आपके काम में आ सकता है, समझ में आपको आना चाहिए कि भाई जो थर्ड पीरियड और उससे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, जहां पर ये एटम अपने लोन पेयर को क्या कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है, मतलब इधर से उधर घुमा सकता है। तो इसका लोन पेयर एक ही जगह रखा हुआ है, जबकि इसका लोन पेयर इधर उधर घूम रहा है। तो जब डोनेशन की बारी आएगी तो क्योंकि इसका लोन पेयर एक ही जगह है, आसानी से डोनेट कर देगा, जबकि इसको अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। समझ सकते हैं ना आप? आपके पास एक तो मान लो एक ही पॉकेट है, तो सारे पैसे वहीं रखे होंगे, आपको पैसे देने हैं, आप हाथ निकालोगे दे दोगे। आपके पास 8 पॉकेट्स हैं और आप भूल गए पैसे रख के कौन सी पॉकेट के अंदर पैसे हैं, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई पैसे कौन सी पॉकेट में है, और फिर आप उस पैसे को दोगे। तो सेम वैसा ही केस है डीलोकलाइजेशन के केस में। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाता है, जैसे यहाँ डिस्पर्स हुआ वैसे वहां ऑर्बिटल्स के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, और इसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम, और लुईस बेस कैरेक्टर भी क्या होता है, कम। सेम इसी तरह जब आप कंपेयर करोगे H2O, H2S, H2SE और H2T, तो इनके अंदर भी आपका लुईस बेस कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दो मेजर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर किसी भी स्पीसी का लुईस बेस कैरेक्टर क्या करता है, डिपेंड करता है। कॉपी करें। फिर एक छोटी चीज और हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। हो गया? चलिए अब छोटी चीज और देखो, अभी आपने देख लिया कि एलिमेंट सेम पीरियड का हो या एलिमेंट डिफरेंट पीरियड का, मतलब ये एलिमेंट्स डिफर कर रहे हैं, सेंट्रल एटम डिफर कर रहा है। लेकिन अगर सेंट्रल एटम सेम हो जाए तो, जैसे थर्ड केस, इफ सेंट्रल एटम इज सेम, तो अब देखो जब सेंट्रल एटम सेम हो चुका है तो सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग एटम पर। ठीक, तो उस केस में जो आपका लुईस बेस कैरेक्टर है दैट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। इसमें रटने की जरूरत कुछ है ही नहीं, आप देखें समझें। ये ऐसा नहीं कि आप केसेस रटोगे, आपके सामने वो आता है क्वेश्चन, तो आपको बस ये देखना है कि कौन से केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी और कौन से केस में इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, NF3 और NCl3 लोन पेयर है। अब आप मुझे खुद ही बता दो, भूल जाओ रूल को, बताओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? हाँ, NCl3 की। सिंपल। क्यों भाई? ये नाइट्रोजन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, और ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। अब नाइट्रोजन बोल रहा है भाई मैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं, तो फ्लोरीन बोलेगा अबे पागल है तू, बाहर दे रहा है, मुझे दे दे। फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको बाहर देने नहीं देगा, ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रखेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी तो इसकी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर देने की पावर क्या होती जाएगी, कम। यहां क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने देखा भी है पीरियड टेबल में, नाइट्रोजन क्लोरीन के अंदर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिटी सेम ही होती है। ठीक, लेकिन फिर भी अभी मैं आपको आगे एग्जांपल में सिखाऊंगा कि NCl3 में क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो इवन वो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपनी तरफ और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को जनरेट करेगा। ठीक, ये चीज मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इस वजह से क्या होता है, देखो यहां नाइट्रोजन के ऊपर तो इवन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, नाइट्रोजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और इन दोनों में NCl3 का लुईस बेस कैरेक्टर क्या होगा, रिलेटिवली ज्यादा होगा। सही है? तो ये आपके पास तरीका होता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर लुईस बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करने का। तो ये थे आपके लुईस एसिड्स और लुईस बेसेस। लुईस एसिड, लुईस बेसेस क्या होते हैं?
कैसे हम उनको क्लासिफाई करते हैं और कैसे हम अलग अलग लुईस एसिड्स या फिर बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, ये सब हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। एक छोटी चीज़ और, NCl3 यहाँ पे आ ही गया है तो मैं आपसे इसके बारे में बात कर लूँ, हो सकता है कहीं आपको इसका ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और आप ये गलती करो। क्वेश्चन इज दिस सिंपल कि इज NCl3 और लुईस एसिड, हाँ क्या NCl3 एक लुईस एसिड है? अगर हम NCl3 की शक्ल देखें, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तुम्हारा आंसर होना चाहिए नो, इट शुड नॉट एक्ट एज लुईस एसिड। हाँ जी, जो हमने सीखा है वो चीज तो यही बोलती है, लेकिन एक्चुअली ये कंपाउंड क्या करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। क्यों, वो आप समझें। इट एक्चुअली वर्क्स, साथ में आप बट भी लगा दें, एज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो से प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल चीज है, हम उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई देखिए, नाइट्रोजन और क्लोरीन में ऑल्दो पॉलिंग स्केल पर दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम होती है, लेकिन हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी को ज्यादा लेकर चलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का साइज रिलेटिवली छोटा है। तो नाइट्रोजन इन तीनों क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तो इन तीनों क्लोरीन्स के ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं HOH, देखो क्लोरीन, नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन इस क्लोरीन के पास तो है। तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होते हैं ये इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करते हैं। तो आपके पास 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो वाटर और इसके इंटरेक्शन से क्या होगा, ये 3 Cl वाटर के OH के साथ कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, HOCl प्लस, साथ में क्या फॉर्म करता है, NH3। भाई आप देखें, ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इससे इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर H+ को फ्री कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म शुरू होती है। और यहां पर क्या हो रहा है, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस NCl3 मॉलिक्यूल को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये सब्सटेंस किसकी तरह काम करता है, एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। तो आप ध्यान रखना, ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड फैक्ट है कि आपका जो NCl3 है, कंडीशंस के हिसाब से उसको लुईस एसिड की तरह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप उसे वाटर में हाइड्रोलाइज करवाते हो तो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, और ये कंपाउंड सिर्फ तभी फॉर्म हो सकते हैं जब ये कंपाउंड किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आपसे ये चीज भी पूछी जा सकती है। चलिए, तो ये था आपका आज का अपना लेक्चर, जहां पर हमने बात की अबाउट लुईस एसिड्स, लुईस बेसिस, उनकी स्ट्रेंथ और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे और हम मूव करेंगे चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें सिखाती है कि क्यों 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे होता है। हाँ, लुईस थ्योरी ने भी सिखाया, लेकिन लुईस थ्योरी कई चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उन चीज़ों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, उसके लिए हम फिर एक और नई थ्योरी लेकर आएंगे। तो इस तरह से हम नई नई थ्योरीज लाते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि कैसे केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।